Good morning, class 9 students. This is our last part of the chapter number 2, constitutional design. In the last part, we have read about how to make our Indian constitution. To see the making of our Indian constitution, we have saw that it's not a very easy job. It's taking a lots of time to complete to make a Indian constitution. Minimums 2.5 years. And we have seen that different type of various type of struggle and confliction also behind it. Now we are start our today's part from the page number 24. इसमें हम लोग आखिरी दिन में देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली संविधान बनाने के लिए एक सांविधानिक सभा को गठन करने की ज़रूरत पड़ा, जिसमें कौन लोग रहेंगे, जिसमें तब समाज में तो वोट देने का ये इफेक्टिव होने के बाद मतलब 1950 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद वोट का भावनाएं कार्यकरी हुआ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कौन लोग इसका मेंबर बने, वो सिर्फ तब समाज में वही पार्टी थे, कांग्रेस पार्टी। उसमें जो लोग स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए लड़े थे, लड़ाई चालित किए थे, उन्हीं लोग को इलेक्शंस के दौरान अपने इलेक्शंस के दौरान उन लोग को मेंबर्स के तौर पे लिया गया था। तो द सेकेंड रीज़न बिलो द पैरा नीचे की तरफ देखो, द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। कौन से लोग को लिया गया है? सिर्फ भारत के ही लोगों को सांविधानिक सभा में नियुक्त किया गया था। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम। तब के टाइम में कोई 18 साल के ऊपर जो नियम होगा कि 18 साल के ऊपर वोट देने के लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को माना जाता है, तब उस समय ये लागू नहीं हुआ था। सो द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तब तो जो लोग उस टाइम संविधान लिखे थे और संविधान में जो 299 मेंबर्स लेके जो समिति गठन हुआ था, उसको कोई पीपल ने चूज नहीं किया था। इट वाज नेक्स्ट पेज नंबर 25। It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above। इसमें तब कौन से लोग थे? सिर्फ वही लोग जो लोग तब समाज को चालित कर रहे थे। मतलब स्वतंत्रता के बाद जैसे देखो यहाँ पे साइड में राजा राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, H.C. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, टी कृष्णमाचार्य, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही सब लोग मुखिया स्थान अधिकार किए थे। दुर्गा भाई देशमुख, यही सारे लोग, मतलब इससे भी और भी लोग थे, ये सारे लोग उस टाइम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के नाम पे मुखिया बने थे। We mentioned above, this ensured a fair geographical share of members from the all regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress। तब भारत में सिर्फ भारतीय कांग्रेस पार्टी था, तो कांग्रेस पार्टी ही इसको शासन कर रहे थे। द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये है क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही भारत को स्वतंत्रता देने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। लेकिन उसी पार्टी में जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, राजा राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार, सबका अलग अलग ओपिनियन भी था। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। सब इसके अंदर जो 299 मेंबर्स थे, सब लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे। द असेंबली हैड मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस के बातों के साथ सहमत नहीं हो पा रहे थे। इन सोशल टर्म्स टू, सामाजिक क्षेत्र में भी द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। हाँ, so where we are reading, the assembly had many members who did not agree with the Congress। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कांग्रेस के साथ सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स तो सामाजिक क्षेत्र में भी सबके साथ एक ओपिनियन नहीं हो रहा था। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। असेंबली में बहुत सारे लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग क्लास श्रेणी के लोग, धर्म के लोग, अलग अलग जीविका के साथ जुड़े हुए लोग, मतलब जो 299 मेंबर्स थे सब अलग अलग किस्म के थे। तभी
तभी तो जाके संविधान बनेगा, क्योंकि संविधान का लक्ष्य क्या था, संविधान में भी वही चीज़ लिखा गया है ना कि समाज में हर किस्म के लोगों के साथ समान व्यवहार की जाए। तो जब जिस जो संविधान बनाने में सभी धर्म के लोग रहेंगे, सभी जात के लोग रहेंगे, तभी वो संविधान सही से बनेगा। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट बी हैव बीन वेरी डिफरेंट। इसका जो कॉम्पोजिशन था बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं था। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिक, संविधान का जो सभा हुआ उसमें निर्वाचन किया गया, सिद्धांत ली गई कि जो भी काम होगा एक प्रथा योग होगा, मतलब सिस्टम फॉलो करके होगा, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर, और सार्वत्रिक व्यवहार की तरफ से होगा। सिद्धांत सबका सहमत होगा तभी उसमें जो भी लिखाई होगी वो लिखने वाला होगा। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपन, पहला जो चीज़ भी होगा वो सबका, जो बेसिक प्रिंसिपल को चुना जाएगा, जितने भी नियमों को चुना जाएगा सबके सिद्धांत के ऊपर चुना जाएगा। देन ए ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर V.R. अम्बेडकर प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। मतलब अब इसका जो एक ड्राफ्ट कमेटी का जो मेन चेयरपर्सन बना, कौन बना चेयरपर्सन? भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने आदेश दिया कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातचीत होगी उसको डिस्कशन की जाए। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज। एक मतलब वो जो जितने भी नियम बने थे हमारे संविधान में, जितने भी नियमों को हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट, बेसिक राइट, ये सबको तो लिखा गया है, लेकिन बारंबार इसको जांच किया गया, बातचीत करके, कहीं इसमें कुछ खोट तो नहीं रह जा रहा है, कहीं फिर कोई दिशा ऐसा तो नहीं क्योंकि गलत रास्ता हो जाएगा। मोर देन 2000 अमेंडमेंट, कितना प्रथा 2000 मतलब 2000 से भी ज़्यादा प्रथाएं वर कंसिडर्ड, इसको लागू किया गया। द मेंबर्स डिलिबरेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years, 114 दिन मतलब लगभग 114 दिन डिलीवरेटली उसको लोग जांच किए, और इसको पूरा जांच करने मतलब 2000 जो प्रथा है इसको पूरा डिस्कशन किए पूरा 3 साल, उसके बाद ही उसको लागू किया। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। जो भी बातचीत वहाँ पर हुआ था, जो कुछ भी नियम रेगुलेशंस वहाँ पर लिखित हुई थी, सबको रिकॉर्डेड किया गया, मतलब नथी में रिकॉर्डेड रिजर्व किया गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। मतलब देखो, मैं हाँ बोल रही हूँ, तुम ना बोल रहे हो, तुम ना बोल रहे हो, तीसरा कोई हाँ बोल रहा है, चौथा फिर ना बोल रहा है। ये जो डिबेट्स हुआ, डिबेट्स हो जाने के बाद जब एक जगह पर एक बनाव में बनी तब उसको रिकॉर्डेड किया गया, ताकि ये 299 मेंबर्स कभी भी भले 299 मेंबर्स वो लोग तो आज के ज़माने में नहीं है, सब अमर हो गए, मतलब सारे मारे गए, लेकिन फिलहाल जो भी है जो प्रिंटेड हो गया वो सभी रिकॉर्डेड किया गया है। एक बुक जल जाएगा फिर भी उसका नोटिफिकेशंस हमें मिल जाएगी। व्हेन प्रिंटेड दिस डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स, 12 हिस्से में इसको बांटा गया। एक बुक पे तो नहीं होगा, 12 बल्कि वॉल्यूम्स में इसको प्रिंटेड की गई, छपा गया। दिस debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. यही है संविधान का सबसे दो भाषा, संविधान को दो भाषा में मतलब अपने देश में भी अपने देशवासियों को समझाने के लिए हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में ही अक्षरिक और अदर्स भाषाओं में भी संविधान को समझने के लिए इंटरप्रेटर भी मतलब दो भाषा जिसे दो भाषी बोलने वाले लोगों को चूज़ किया गया, जो कि हर एक राज्य में हर एक जगह पे इसको फैलाए कि ये हमारे जैसे तमिलनाडु में क्या ऐसा भाषा मलयालम भाषा बोली जाती है, तो सभी भाषाओं में संविधान को बोला गया ताकि सब समझे। हिंदी में बोलेंगे तो सब नहीं समझेंगे, बंगाली में बोलेंगे सब नहीं समझेंगे, उर्दू में बोलेंगे सब नहीं समझेंगे, लेकिन संविधानिक भाषा को सभी जगह पे सभी भाषाओं में डिलीवरेटली 12 बल्कि वॉल्यूम्स में उसको सबको समझाया गया। नाउ
पॉइंट नंबर 2.4 गाइडलाइन वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का गाइडलाइन क्या है, वो जो गाइडलाइन बना उसको कितना मूल्य मिला। In this book we shall study the exact provision of the constitution on different subjects. At this stage let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इतना ही समझेंगे, एक दार्शन मतलब दार्शन शास्त्र में देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या समझाता है। We can do this in two ways, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution। एक है जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देशों के महान तावर नेताएं संविधान को बनाए थे, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है सिर्फ मेजर तावर नेता जो भी लिखेंगे वही हमें मानना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। इसमें आखिर क्या मूलत क्या दर्शन इससे आता है। दिस इज व्हाट द preamble टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन, एक के बाद एक चलो देखते हैं। फर्स्ट द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, क्या सपना दिखाया था, क्या वादे हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। ही वॉज नॉट ए मेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें लगता है ना स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा कौन लड़ाई किया, महात्मा गांधी, लेकिन उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं लिया गया क्योंकि बिफोर इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन उनका डेथ भी हो चुका था। येट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन ईयर्स एगो। इससे पहले ही संविधान चालू होने से पहले ही इसका सपना बहुत सारे लोगों ने देखा था। राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, यंग इंडिया बोल के एक किताब लिखा गया था 1931 में, जब भी उसी में भारतीय संविधान के बारे में सपना बनाया गया था। भारतीय संविधान क्या होगा इसका एक अक्षरिक धारणा इस किताब में लिखी गई थी। ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट इट वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। महात्मा गांधी जी ने भी इस संविधान को कैसे बनाया जाएगा, कैसे एक संविधान रचना होगा, उसका सपना उन्होंने भी देखा था। नेक्स्ट पेज नंबर 26। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. अम्बेडकर। इसी संविधान को कौन चित्र बनाया, रूपरेखा बना के कौन दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, who played a key role in the making of constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed। उनका क्या था डिमांड, उन्होंने क्यों संविधान को रचना किया, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में, मैंने बताया था ना, वो एक महार फैमिली से थे, उनको कितना अनेकता सहना पड़ा था, अच्युत सहना पड़ा था, अनटचेबिलिटी। उनको लिए लगा था कि समाज में ये जो अनेकता चलती है इसको बंद करने के लिए समाज में संविधान की ज़रूरत है। ये उनका पैथ था, उनका दिशा था। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। महात्मा गांधी को भी बहुत सारे जगह पर बहुत सारे इनइक्वलिटी सहना पड़ा था। उन्होंने उसके विजन्स को भी पूरा करने के लिए संविधान का रचना को बनाए थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एनेक्सिटी वेरी क्लियरली। संविधान में उन्होंने बहुत साफ तरह से बात बोले थे। क्या बोले थे, नीचे देखो, देख पाओगे, जो कि उन्होंने अपना संविधान में कहा था। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू के स्पीच को हम देखेंगे, हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ादी मिली, तब भी उनका सपना जो कि भारत को एक करके रखने का, डाइवर्स कल्चर को एक बना के रखने का, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट पेज नंबर ओके, लेट्स टुडे दैट्स इट। वी जस्ट इसके बाद आगे फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना ही बच रहा है। वी विल गेट बैक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रेन, गुड बाय।